हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं उमेंद्र स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट जे में। देखते हैं आज का क्लास हमारा है ट्रांसफॉर्म सेक्शन के ऊपर, जो कि आरसीसी का है और आरसीसी में डब्ल्यूएसएम का है। तो इसका डिफिनीशन देखते हैं क्या होता है। इट इज़ एन इमेजिनरी सेक्शन। यह एक इमेजिनरी सेक्शन होता है विच इज होमोजीनियस। होमोजीनियस मीन्स होता है कि किसी भी स्थान पे, किसी भी जो हमारा सेक्शन रहेगा उस सेक्शन के किसी भी स्थान पे हमारा जो मटेरियल की प्रॉपर्टी है समान हो, तो उसे हम होमोजीनियस कहते हैं। और हुक्स लॉ विल बी वैलिड मीन्स हुक्स लॉ वैलिड हो। हुक्स लॉ क्या होता है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो प्रोपोर्शनल होता है, मीन्स कांस्टेंट होता है। तो वो हमारा हुक्स लॉ हुआ। और फिर देखते हैं आगे उसके कि इट इज इफ द स्टील रेनफोर्समेंट इज रिप्लेस इट्स इक्विवेलेंट कंक्रीट एरिया। इक्विवेलेंट कंक्रीट एरिया का मीन्स क्या होता है यहाँ पे कि जितना हमारा स्टील रेनफोर्समेंट किसी भी स्ट्रेंथ को बियर करने में सक्षम हो, तो उतना ही हमें उसके बराबर ही एरिया में, जो कि कंक्रीट एरिया हमारा टेंशन में वीक होता है, तो हमें जाहिर सी बात है कि कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा एरिया को प्रोवाइड करना पड़ेगा कंक्रीट के। तो इसलिए इक्विवेलेंट एरिया कहा गया है कि मतलब जितना हम स्टील प्रोवाइड करते हैं उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा कंक्रीट एरिया को सेम स्ट्रेंथ को बियर करने के लिए प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इसलिए हम इक्विवेलेंट कंक्रीट एरिया कहते हैं। फिर इसका मतलब देखते हैं कि या कंक्रीट इन बीम सेक्शन इज रिप्लेस, या कंक्रीट को रिप्लेस किया जाता है बाय इट्स इक्विवेलेंट बाय स्टील एरिया। कहने का मतलब है कि स्टील एरिया से चाहे कंक्रीट एरिया को इक्विवेलेंट में रिप्लेस करें, या स्टील रेनफोर्समेंट से कंक्रीट एरिया को इक्विवेलेंट के रूप में रिप्लेस करें, तो दोनों हमारा ट्रांसफॉर्म सेक्शन होगा। इस प्रकार जो हमारा सेक्शन बनेगा वो होमोजेनियस होगा। फिर उसके बाद हेंस इस प्रकार द इलास्टिक थ्योरी इज अप्लाइड। इलास्टिक थ्योरी आपको बता दिए कि कहाँ पे अप्लाइड होता है, कि जैसे कोई होमोजीनियस मैटर हो, होमोजीनियस सेक्शन हो, होमोजीनियस एनी मेंबर हो, तो उसमें हमारा इलास्टिक थ्योरी अप्लाई होता है। अप्लाइड सच ए सेक्शन इज नोन एज ट्रांसफॉर्म सेक्शन। इस प्रकार सेक्शन को हम ट्रांसफॉर्म सेक्शन कहते हैं। फिर आगे देखते हैं कि कैसे बनाते हैं इसे। ये हमारा समझ लीजिए कि एक्चुअल सेक्शन है कोई, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक जो बन रहा है एक्चुअल सेक्शन हुआ हमारा। और ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस हुआ, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। यहाँ पे हमारा मान लीजिए कि एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है, और यहाँ पे हमारा AST मीन्स टेंशन रेनफोर्समेंट यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। और यहाँ से यहाँ तक हमारा इफेक्टिव डेप्थ हुआ, कंप्लीट डेप्थ जो हुआ हमारा, ये ओवरऑल डेप्थ हुआ, ये हमारा यहाँ से यहाँ का विड्थ हुआ। फिर यहाँ से हम देखते हैं कि एक ट्रांसफॉर्म सेक्शन बनाते हैं। ट्रांसफॉर्म सेक्शन ऐसे बनाते हैं यहाँ पे। फिर जब हम ट्रांसफॉर्म सेक्शन बनाएंगे तो जो AST है हमारा, मतलब स्टील रेनफोर्समेंट, इससे कहीं पे ज़्यादा हमें कंक्रीट एरिया को प्रोवाइड करेंगे, तो हम EM से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। EM से मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे क्योंकि हमारा जो स्टील होता है वो टेंशन में स्ट्रांग होता है, और कंक्रीट जो है टेंशन में बहुत वीक होता है। तो उसके लिए उतना लोड बियर करने की क्षमता प्राप्त करने के लिए हम उसमें मॉड्यूलर रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे। जितना एरिया आएगा उसका हम कंक्रीट एरिया प्रोवाइड करेंगे। और हमारा जो इससे है कि जो ट्रांसफॉर्म सेक्शन होगा उसका विड्थ कुछ ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हम A को अब B लिख दिए हैं यहाँ पे, क्योंकि इसका जो डायमेंशन है चेंज हो गया है। तो इस प्रकार का जो सेक्शन बना हमारा, ये ट्रांसफॉर्म सेक्शन बना। चूँकि ये इमेजिनरी है, इसे हम मतलब एक्चुअल रूप में बनाते नहीं हैं, बट ये जो है इसलिए इमेजिनरी सेक्शन कहते हैं। फिर इसका स्ट्रेन डायग्राम देखते हैं। स्ट्रेन डायग्राम मान लीजिए ऐसे बन गया स्ट्रेन डायग्राम। यहाँ पे मैक्सिमम टेंशन स्ट्रेन आएगा, यहाँ पे मैक्सिमम कंप्रेसिव, जो टॉप लेयर है यहाँ पे मैक्सिमम आएगा, और जो बॉटम लेयर है यहाँ पे मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेन आएगा। स्ट्रेस डायग्राम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेस कहाँ पे डेवलप होगा। अगर यहाँ पे टॉप लेयर में सबसे ज़्यादा स्ट्रेस डेवलप होगा तो स्ट्रेन सबसे ज़्यादा आएगा। फिर सेम उसी प्रकार से देखते हैं यहाँ पे
यहाँ पे मतलब चूँकि हम जानते हैं कि हम एलएसएम में पढ़े हैं कि जो यहाँ पे मतलब डाउनवर्ड मतलब बॉटम लेयर में जो हमारा टेंशन फोर्स आता है या टेंशन स्ट्रेस आता है, तो यहाँ पे टी होता है या सिग्मा एस टी होता है। बाकी यहाँ पे हम मॉडुलर रेशियो से डिवाइड किए हैं। क्यों डिवाइड किए हैं? क्योंकि जो हमारा यहाँ पे टेंशन में कंक्रीट वीक होता है, तो अगर टेंशन में वीक होता है तो उसके मॉडुलर रेशियो से डिवाइड कर देंगे, तो उसका वैल्यू जितना कंक्रीट बियर कर पाता है उसका हमारा टेंशन स्ट्रेंथ आ जाएगा। फिर अब नोटेशन देख लेते हैं कि नोटेशन में क्या क्या है। कि सिग्मा सी या सिग्मा सी बी सी, ये क्या होता है कि परमिसिबल बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट, मतलब कंक्रीट में जितना परमिसिबल बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है उसे हम सिग्मा सी बी सी या डायरेक्ट सी से डिनोट करते हैं। सिग्मा एस टी या टी ए भी कहते हैं। तो इसे परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इन स्टील, मतलब जितना बियर कर सके स्टील जितना बियर कर सकता है उसके बाद फेल हो जाएगा। जितना बियर कर सकता है मतलब क्रिटिकल पॉइंट तक, उसे हम परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। बी क्या है? विड्थ ऑफ बीम सेक्शन। और डी क्या है? बीम सेक्शन मीन्स यहाँ पे है कि आपका ट्रांसफार्म बीम सेक्शन। और डी मीन्स क्या होता है? इफेक्टिव डेप्थ हुआ। और एक्स से यहाँ पे देखिए एक्स से है हमारा, तो इसे हम क्या कहते हैं? एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। फिर एम क्या है? एम मॉडुलर रेशियो है। फिर लगभग ट्रांसफार्म सेक्शन कंप्लीट हुआ यहाँ तक आपका। फिर अगला टॉपिक हम देखेंगे कि क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, क्योंकि हम आज ही बताने वाले थे कि क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, बट हम कहें ट्रांसफार्म सेक्शन के बिना अगर हम बताएंगे तो थोड़ा अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए हम पहले ट्रांसफार्म सेक्शन को कंप्लीट किए। फिर उसके बाद अब नेक्स्ट क्लास हमारा क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस पे रहेगा। तब तक के लिए आपसे चाहता हूँ अलविदा और थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। थैंक यू।